मैं मेघ सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमारतुंग सिंह, वैदिक इंटर कॉलेज कंदलापुर हो रही हूँ। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ उपस्थित हूँ। पिछले टर्म पर आपने सीखा था ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी। मैंने पूरे डिटेल में आपको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश की कि मॉडल ऑक्सिलरीज का ट्रांसलेशन में या स्पीकिंग में क्या रोल होता है। आज मैं आपके समक्ष ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन बेस्ट वॉइस इसको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक्टिव पैसिव आप शुरू की क्लासेस से सीखते आए हैं। ये जो हम इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव वॉइस होता है उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ये तो हमने सीखा है। लेकिन इसी टॉपिक को हम ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे। जैसा कि जो भी सेंटेंस हमारे सामने आता है वो या तो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा। अब तक आपने जो कुछ सीखा टेंसेस के थ्रू, मॉडल के थ्रू, वो सारे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर थे वो एक्टिव वॉइस पर बेस्ड थे। जैसा कि जो बल्ब है, बल्ब का मूड होता है। बल्ब के मूड को दो तरीके से विभाजित किया जाता है, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेट होता है, पैसिव वॉइस जिसमें सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से बोला जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जैसा आप जानते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है। पैसिव वॉइस जनरली उस वर्ब का बनता है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि पिछले क्लासेस में आपने देखा है, वर्ब के दो डिवीजन होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जनरली पैसिव वॉइस जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि पैसिव बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, बिना ऑब्जेक्ट की जो अधूरी होती है उसका पैसिव वॉइस बनता है। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ कंडीशन तो उनके पैसिव भी बनते हैं, उसका रोल मैं अलग से आपको जो है वो बताऊंगा। उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो छुपा रहता है। तो इसमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखेंगे। पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर। डूअर जो सब्जेक्ट होता है। डूअर दो तरीके का हो सकता है। डूअर नाउन हो सकता है तो वो एडजेक्टिव लिख दिया जाता है। अगर डूअर प्रोनाउन होता है तो फिर ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोनाउन के रूप में उस पर लिखा जाता है। या फिर एक स्थिति ये भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे जो डूअर है उसको अंडरस्टूड कर दिया गया हो। एक एग्जांपल है, ही राइट्स ए लेटर। एक्टिव वॉइस से हमारा पैसे बना दिया हमने, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। या दूसरा एग्जांपल है, तो ही हमारा ये प्रोनाउन है, पैसे बनाते समय उसका हमने ऑब्जेक्टिव बेस ले लिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन ब्रोक ए चेयर वाज ब्रोकन बाय मोहन। तो मोहन नाउन है,
वो एज इट इज इसमें लिख दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, थर्ड फॉर्म जैसा कि आता है तो राइट का रिटन हो गया, ग्रुप का ब्रोकन हो गया। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, जब एक्टिव से पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, जैसे पहले एग्जांपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आया है, दूसरे सेंटेंस में बाज आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे डिफाइन होगा, किस तरीके से उसको यूज करेंगे, इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी होती है, जो आप चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो, और या फिर ट्रांसलेशन के थ्रू करेंगे। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टेबल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इस टेबल को समझना जरूरी है। जैसे ये एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पैसिव वॉइस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, आर, एन, ये सब आपने इस टेबल को सीखा होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, और टोल होगा, आर, आई होगा तो एम, उस हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज, आर, एन में से कोई एक होगा, प्लस बीइंग भी लगाना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट टेंस होगा तो हैज या हैव बीन में से कोई एक जो भी ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट है तो हैविंग वर्ब बाद या वर्ब में से कोई एक मिलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बाद वर्ब में से कोई एक प्लस बीइंग लगाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन आ जाएगा। मोडाल्स विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट तो होता है, तो मोडाल और मोडाल के साथ प्लस बी और इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है हमारा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग इधर आ जाएगा, सिंगुलर है तो हमने एज ले लिया। अब क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इस टेबल के अनुसार, तो इसके साथ बीइंग भी लगाना है। बीइंग सिंग की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। बाय हर, हमारा जो सब्जेक्ट था वो शी था, तो पैसिव वॉइस में प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन आपका मोडाल है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। कैन का कैन भी, जैसा कि आपने लिस्ट में देखा कि जो भी मॉडल होता है उसमें बी हो जाता है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो इस टेबल को आपको समझना होगा। समझना इसलिए होगा कि यदि आप इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव पैसिव बनाना जानते हैं और जो पूरा रूल है वो आपके माइंड में है, तभी आप इसको ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। जैसे राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो बहुत आराम से आपने पहचान लिया के द्वारा जब आ गया तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। ट्रांसलेशन कर देंगे इसका, ए लेटर वाज रिटन बाय राम, एक ही पास्ट को रिफर कर रहा है। बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें जो के द्वारा नहीं लिखा गया होगा, यानी कि जो डूअर होगा वो गायब होगा। जैसे इस विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब जो संस्कृत है वो ऑब्जेक्ट, इसका जो डूअर है वो गायब, वो अंडरस्टूड है। तो पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा और फिर उसको आप ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे संस्कृत इज टॉट इन दिस स्कूल, तो संस्कृत ऑब्जेक्ट है, जो पढ़ाने वाले हैं वो अंडरस्टूड है।
यानी कि सेंटेंस हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड है ना कि सब्जेक्ट डोमिनेटेड है, तो ये पैसिव में लिखा जाएगा। तो अब ताकि है, इससे हमें एक अंदाज लग गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पैसिव वॉइस पर आधारित है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लिया है। ये सेंटेंस जो था वो पास्ट इंडेफिनिट बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस था, इसलिए हमने इसको बाद में लिया। तो इस तरीके से आपको हिंदी सेंटेंसेस को भी एक तरीके से टेबल के माध्यम से समझना है और फिर उसको ट्रांसलेट करना है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इस पर समझाता हूँ। कुछ सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव में भी होते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल्स के पहले इनको समझना जरूरी होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो होंगे वो इम्परेटिव के भी हो सकते हैं। जैसा कि इम्परेटिव में आप जानते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है। सेंटेंस बल्कि वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ और आगे हो सकता है। जैसे हेल्प द पुअर, सपोज हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसको जो बनाने का फॉर्मूला रहता है, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में सीख चुके होंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें। जैसे इसका आप कैसे बनाएंगे हेल्प द पुअर का, तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड। या फिर इसका एक दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड ऑब्लिक मस्ट ऑब्लिक ऑट टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे ऐसे बनाएंगे द पुअर आउट टू बी हेल्प्ड। यहाँ पर शुड या मस्ट के बजाय आउट टू का प्रयोग ज़्यादा सटीक माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि मॉडर्न में आपने सीखा आउटपुट जो है वो मोरल एक्शन को प्रेफर करता है। या फिर इसका एक तरीका और हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड ऑब्लिक रिक्वेस्टेड ऑब्लिक ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। एक ही बात को कहने के 3 तरीके हो सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। इसमें कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं, जैसे डू नॉट प्लग फ्लावर्स। अब इसका जब आप कैसे बनाएंगे, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, यू आर फॉरवर्डिंग। जब भी किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो हम फॉरवर्डिंग के प्रयोग से भी इसको बना सकते हैं, प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है, यू आर फॉरवर्डिंग टू प्लग फ्लावर्स। क्यों, क्या इस तरीके से हम बोल दें, क्या इसको इस तरीके से बोल दें, दोनों यहाँ पर सही माने जाते हैं। अब ट्रांसलेशन में ये सेंटेंस किस तरीके से आपको मिलेंगे, जैसे कोई सेंटेंस है, इस पत्र को डाक में डाला जाए, इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव पैसिव बुक में है, इस पत्र को डाक में डाला जाए। पत्र यानी कि लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है और बात इम्परेटिव आदेशात्मक में भी कही जा रही है, तो इसको आप ट्रांसलेशन कर देंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इस लेट के नियम से इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। यह भी दूसरा एग्जाम्पल है, आपको सलाह दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है कि आप बाहर आ जाएं। अब आप जो है वो ऑब्जेक्ट, सलाह देने वाला भी हो, आप तो ऑब्जेक्ट। अब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये पैसिव मूड में बनेगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो आउटसाइड।
तो यहाँ से हमारा ये पैसिव वॉइस पहुँच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो इम्पेरेटिव मूड में भी हो सकते हैं, इसको पैसिव बनाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल देकर मैं ये मिले जुले सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इसको समझेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आप पहले पहचानते चलेंगे टेंस वाइज और फिर इनको पैसिव वॉइस की तरह इसको ट्रांसलेट करते चलेंगे। जैसे पहला है, बच्चों को दवाई दी जाती है। चिल्ड्रन आर गिवन मेडिसिन। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है और मेडिसिन भी ऑब्जेक्ट है। एक वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, एक ही वर्ब के जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के, तो उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। चिल्ड्रन आर गिवन मेडिसिन या मेडिसिन इज गिवन टू चिल्ड्रन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको मैं अभी आपको बात को और क्लियर कर दूंगा। अगला एग्जाम्पल है, खाना बनाया जा रहा है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। रहा है, रही है, पहचान लेंगे कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस। तो फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, जैसे लिस्ट में आपने देखा था कि जब हमारा पैसिव कॉन्टिन्यूस में होता है तो इज आने के साथ बीइंग लगा देते हैं। पत्र डाक में डाल दिए गए हैं, डाले जा चुके हैं। परफेक्ट का सेंस है, तो लेटर्स हैव बीन पोस्टेड। लेटर्स बहुवचन है तो हैव बीन। परफेक्ट में पैसिव मोड है। चोर पकड़ा गया, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव मोड है। द थीफ वाज कॉट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। उसे पीटा जा रहा था, रहा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव मोड। तो ही वाज बीइंग बीटेन। पेड़ काटे जा चुके थे, जो काटा चुके थे, पास्ट परफेक्ट का पैसिव मोड। तो ट्रीज हैड बीन, काटे जा चुके थे, तो इसमें हम हैड बीन कट। इस कमरे को 2 महीने से नहीं खोला गया है। खोला गया है, खोला जा चुका है, तो इसके साथ देखिए टाइम भी दिया हुआ है। तो दिस रूम हैज नॉट बीन ओपन फॉर 2 months। परफेक्ट का पैसिव मोड है। दरवाजे को तोड़ा जाए, ये इम्पेरेटिव ऑर्डर है तरीके का। तो लेट द डोर बी ब्रोकन, उसकी सहायता की जाए। अब ही ऑब्जेक्ट है, सहायता करने वाले कोई और हो, तो ही मस्ट बी हेल्प्ड। मोड ऑप्शन बनाएंगे। आपसे यहाँ आने की प्रार्थना की जाती है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, प्रार्थना करने वाला कोई और है, इम्पेरेटिव है, पैसिव वॉइस में बनना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट का कैसे करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है। जनरली स्टूडेंट यही समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लिया, बल्कि थर्ड फॉर्म पैसिव आता है। लेकिन कई सेंटेंसेस में एक ही वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स, एक ही वर्ब के जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, पिछले क्लासेस में आप सीख चुके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट सजीव होता है। एक्टिव वॉइस में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्रम कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अथवा करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन टू और फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट के बाद पहुंचता है तो अपने पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर ले लेता है, ऐसे पैसिव वॉइस हो जाता है। ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये ऐसा जब इनका ऑर्डर चेंज होगा, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन टू या फॉर, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसा कि एक्टिव भी इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, वैसे पैसिव तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, बच्चों को दवाई दी जाती है तो एक तरीके से आपने ट्रांसलेट किया चिल्ड्रेन आर गिविंग मेडिसिन। अब देखिए चिल्ड्रेन सजीव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मेडिसिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर निर्भीक वस्तु है। या अथवा करके इसको हम दूसरे पैटर्न से बना सकते हैं, मेडिसिन इज गिवन टू चिल्ड्रेन। मेडिसिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन टू ले लिया और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया। वर्ब की चिल्ड्रन बहुवचन था तो यहाँ आ रहा है, मेडिसिन जो है वो सिंगुलर है तो ई जा रहा है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से आप इंग्लिश समझेंगे। He gave me a book. Suppose ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो I was given a book हमने पहले तरीके से बनाया, या फिर अथवा का क्या बना सकते हैं, a book was given to me। तो चाहे आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बना दीजिए और या फिर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बना दीजिए। जो बात इंग्लिश होती है तो वही बात आप ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। इस तरीके से जो है आप पैसिव वॉइस को ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। पहले आप पहचान लेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड है तो वो पैसिव वॉइस में बनना है। इसका ट्रांसलेशन में जो हमारी साधारण बातचीत है, स्पीकिंग में जब भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस को हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ट्रांसलेशन जो है वो पूरा होगा। आप एक्टिव बेस्ड सेंटेंस को भी सीखते हैं और ये पैसिव बेस्ड सेंटेंस को भी आप सीखेंगे तो आप कंप्लीटली ट्रांसलेशन को या स्टोरीज को सही से बना पाएंगे।